Hello students, I am Divya Kashyap from Iwiz Education, and as you know that I am your chemistry expert and we are doing electrochemistry. तो फर्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ चुके थे, तो अब हम इस वीडियो के अंदर कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन एंड मेटालिक कंडक्टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट की अगर मैं बेसिकली बात करती हूँ तो इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस है कि करंट पास करेंगे तो वो आयंस में टूट जाएगा, राइट, और फिर वो आयंस हमारे कैरियर होंगे करंट के। और मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, तो जब हम करंट पास करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगेंगे एंड दे विल कैरी दे आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट कैरियर्स, यू कैन से दे आर। तो यहाँ पे हम एक टर्म यूज कर रहे हैं कंडक्टेंस। देखिए, कंडक्टेंस का क्या मतलब होता है? कंडक्टेंस का मतलब होता है हाउ इजीली द करंट कैन फ्लो थ्रू अ सब्सटेंस। हाउ इजीली, हम लिख देते हैं हाउ इजीली द करंट कैन फ्लो थ्रू अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में, चाहे वो सब्सटेंस मेटल है, चाहे वो सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट है, तो कितना आसानी से उसमें से करंट पास कर सकता है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। तो मेटालिक कंडक्टेंस मतलब कितना इजीली मेटल में से करंट फ्लो कर सकता है। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस कितना आसानी से इलेक्ट्रोलाइट से करंट फ्लो कर सकता है। तो ये तो हो गई हमारी कंडक्टेंस, ठीक है। अब कंडक्टेंस के कंट्रास्ट में हमारे पास एक प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस। देखिए, कंडक्टेंस हो गई कि करंट फ्लो कर रहा है, और रेजिस्टेंस हो गई कि करंट फ्लो करने में जो दिक्कत आ रही है, मतलब जो ऑब्स्ट्रक्शन है। तो हम लिख लेते हैं रेजिस्टेंस का मतलब ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। अब रेजिस्टेंस, कुछ अमाउंट की रेजिस्टेंस इलेक्ट्रोलाइट में भी होगी और कुछ अमाउंट की रेजिस्टेंस हमारे पास मेटल्स में भी ऑब्वियसली होगी। तो दोनों केस में जो रेजिस्टेंस है, तो आप कह सकते हो कि रेजिस्टेंस एक हम इसको रिलेट कर सकते हैं कि एक तरह से ऑपोजिट प्रॉपर्टी है ये कंडक्टेंस की। और इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस का? चाहे मेटालिक कंडक्टेंस हो, चाहे आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस हो। तो अगर हम कंडक्टेंस को C से डिनोट कर दे तो इसका मतलब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर किसी का रेजिस्टेंस ज़्यादा तो उसकी कंडक्टेंस क्या होगी? लो। सिमिलरली अगर रेजिस्टेंस कम तो कंडक्टेंस ज़्यादा। तो हम यहाँ पे इसको रिलेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं कैपिटल G से। तो आप लिख सकते हो कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इज इक्वल, दैट इज द कैपिटल G इज इक्वल टू 1/R। अब आप देखिए कि अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की बात करते हैं तो कितनी आसानी से फ्लो करता है, आप जानते हो वो कंडक्टेंस है। इसको आप डिनोट कर देते हो कैपिटल G इज इक्वल टू 1/R से। अब आपको पता है कि अगर हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस जो होती है दैट इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। आपको पता है रो एल अपॉन ए की इक्वल होती है। अब यहाँ पे लेट्स से आपके पास ये एक इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोलाइट हो गया। तो यहाँ पे ये जो एल अपॉन ए पे वो डिपेंड करती है। तो ये जो एल है, एल क्या होता है? दैट इज एक्चुअली द डिस्टेंस बिटवीन दी इलेक्ट्रोड्स। और ए क्या होता है? एरिया विच इज एक्चुअली एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड विच इज एक्चुअली डिप्ड इन दी इलेक्ट्रोलाइट। अब जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो यहाँ पे आपका जो L और A है वो तो कांस्टेंट रहने वाला है, क्योंकि एक बार ऑपरेटर सेट कर दिया तो दैट इज गोइंग टू रिमेन एज सच। तो इसलिए यहाँ पे ये जो L अपॉन A है इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, इसीलिए हम इसको यहाँ पे सेल कांस्टेंट बुलाते हैं, राइट। और अपार्ट फ्रॉम दैट रेजिस्टिविटी के बारे में आपको पता है कि सपोज अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे मैंने 1 मीटर स्क्वायर एरिया ले लिया और 1 सेकेंड के अंदर मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें से फ्लो कर रहे हैं। 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 1 सेकेंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी। दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी। और आपको पता है रेजिस्टिविटी क्या होती है? जैसे इस पूरे में जो दिक्कत आ रही है करंट फ्लो करने में, वो तो हो गई रेजिस्टेंस। लेकिन अगर 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितनी प्रॉब्लम आ रही है, कितनी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर हो रही है, उसको आप क्या बुला सकते हो? रेजिस्टिविटी, राइट। और आपको पता है रेजिस्टिविटी हम रो से डिनोट करते हैं, और इसका यूनिट क्या होता है? ओम मीटर, या फिर अगर सेंटीमीटर में लेंथ है तो इट कैन बी ओम सेंटीमीटर ऑल्सो। तो इसका मतलब कितने करंट पास कर सकता है वो क्या है? कंडक्टिविटी। कितना ऑब्स्ट्रक्शन है 1 मीटर स्क्वायर एरिया में, वो है रेजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी को हम कापा से डिनोट करते हैं एंड इट इज इक्वल टू 1/रो।
रो। तो आप समझ गए कि आपके पास कंडक्टेंस तो है G इज इक्वल टू 1/R, दैट मीन्स कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/रेजिस्टेंस। बट अगर हम कंडक्टिविटी की बात करते हैं, इट इज नोटेड बाय कापा एंड सिमिलरली इट इज इक्वल टू 1/रेजिस्टिविटी। उसका रीजन है क्योंकि ये भी 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए और ये भी 1 मीटर स्क्वायर एरिया के लिए, एक कंडक्टेंस दे रहा है और एक ऑब्स्ट्रक्शन दे रहा है। सो आई थिंक यू गॉट इट। सो दिस इज अबाउट द कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। अब अगर मेटालिक कंडक्टेंस की बात करते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे भी जो कंडक्टेंस है वो कैसे हो रही है, नेगेटिव चार्ज से यहाँ इलेक्ट्रॉन गया, इसके आउटर ऑर्बिट में आया, इधर इस तरीके से जंप करते करते बाहर चला गया। इसी तरह से कंडक्टेंस मेटल्स के अंदर होती है, तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस होती है। सिमिलरली यहाँ भी रेजिस्टेंस किसकी इक्वल है, कंडक्टेंस के इक्वल है, और यहाँ पे भी रेजिस्टिविटी का इन्वॉल्वमेंट है विच इज R इज इक्वल टू रो L अपॉन A इन अ सिमिलर काइंड। अब यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रोलिसिस को डिटेल में पढ़ रहे हैं तो अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस की बात करें कि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो हमने देखा कि जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस है वो डिपेंड करती है कि आपके पास नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या है। मतलब आपके पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो कंडक्टेंस ज्यादा होगी क्योंकि ज्यादा आयंस बनेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो आयंस कम बनेंगे तो कंडक्टेंस भी कम होगी। दूसरा फैक्टर है हमारे पास साइज ऑफ आयन, जितना आयन का साइज छोटा है उतनी ज्यादा कंडक्टेंस होगी। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम का आयन का साइज छोटा है और एसीटेट आयन का साइज बड़ा है, तो यहाँ पे कंडक्टेंस किसकी ज्यादा होगी, सोडियम आयन की। सिमिलरली तीसरा फैक्टर है हमारे पास विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट। अब देखिए अगर कहीं भी विस्कोसिटी ज्यादा होती है तो मूवमेंट नहीं हो पाती, राइट। तो जितना विस्कोसिटी ज्यादा होगी उतना मूवमेंट मुश्किल से होगा, तो जितना विस्कस होगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस उतनी ही कम होगी। फोर्थ फैक्टर वी हैव इज टेम्परेचर। अब देखिए टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो नंबर ऑफ आयंस भी ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, ऑब्वियसली आपके पास उस टाइम कंडक्टेंस भी ज्यादा होगी। सो आई थिंक यू गॉट इट। तो ये जो फैक्टर्स हमने पढ़े इनको हम नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से डिस्कस करेंगे इन फैक्टर्स को, क्योंकि इन फैक्टर्स को अब हम कंसंट्रेशन से भी रिलेट करेंगे कंडक्टेंस को। सो दैट विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। ये सिर्फ अभी के लिए मैंने एक इंट्रो पार्ट आपको दे दिया ताकि आपका थोड़ा आप कह सकते हो नॉलेज थोड़ा सा ज्यादा चला जाए बियॉन्ड कंडक्टेंस। सो आई थिंक यू गॉट इट। सो विद दिस वी फिनिश दिस वीडियो एंड विल मीट इन द नेक्स्ट video with the topic again the electrolytic conductance and the factors and the molar conductivity. So thank you.